नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम 2021 में सुनिश्चित रूप से आने वाले हैं। आपको बता दें कि हर साल अंतर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बच्चे क्या करते हैं कि अंतर से संबंधित प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं कि हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तय माने जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो क्या होते हैं अंतर से संबंधित प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि यानी अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे तमाम प्रकार की अंतर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, इस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 4 मार्क में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप भली भांति देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वादा करते हैं कि अगर वीडियो का अंत तक आपने बना रहा इस पर, तो आपको कंप्लीटली रूप से पूरे विज्ञान चैप्टर से लिए हैं हम, और हर एक अंतर को इसमें पूर्णतया रूप से मतलब इसको समाहित किए हैं। ठीक है, आप बस इसको कंप्लीटली रूप से पूरा देख लीजिए। पूरे किताब का अंतर वाला प्रश्न जो है उसको उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट अंतर को हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट मानिए इसको, क्योंकि हम पूरे प्रकाशन से संबंधित क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उत्क्रमणीय, समझ रहे हैं, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। ठीक है, इस तरह टाइप्स का प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा। 4 नंबर मार्क जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम और आपके भविष्य के दोनों के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसमें अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये बात रहे कि आपका क्या पूछा जा रहा है अंतर में, तो उत्क्रमणीय पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, तो अनुत्क्रमणीय पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या है, तो अभिक्रियाओं में अंतर देना है। ठीक है, अब क्या बताना है, मुख्य रूप से अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली उत्तर डालकर लिखेंगे उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या है, अंतर निम्न है। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे और यहाँ पर खाने बना लेंगे, और खाने बनाने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्लियरली आपको समझ में आएगा। एक खाने में लिख लेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, दूसरे में लिख लेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, इस टाइप के लिख लेंगे। अब चलिए अंतर दिखाएंगे कैसे, तो इसमें पहला डाल लेंगे, इसमें भी पहला डाल लेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहेंगे कि देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो ये अभिक्रियाएं अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती है। ठीक, दिमाग में आपके बैठना चाहिए कि ये अग्र और पश्च दोनों दिशा में होती हैं, अर्थात इसका जो तीर होता है मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का होता है, समझ रहे हैं ना, इस टाइप का होता है, यानी दोनों दिशा में होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, समझ में आ रहा है ना बात। तो इस तरह से आप बताएंगे इसमें क्या, तो इसमें बताएंगे उत्क्रमणीय में कि ये अभिक्रियाएं अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती है। उम्मीद और आशा विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें अनुत्क्रमणीय में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्क्रमणीय जो क्रियाएं होती हैं वो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में क्या करती हैं, चलती हैं, इसमें 2 दिशाएं नहीं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अर्थात इसका जो चिन्ह बनता है, साइन बनता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर, आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आप पढ़े भी होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर। दूसरा नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा नंबर है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको उसी चीज़ों को ट्रिक करें जो जिनको आपको आवश्यकता पड़े। ठीक है, अब कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद पुनः संयोजित होकर कह रहा है कि क्रियाकारकों को बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं वह पुनः संयोजित करके क्रियाकारकों को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद पुनः संयोजित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको बस एक वर्ड रखना है याद, बार बार हर एक चीज़ों को मत याद रखिए, बस यही रखिएगा कि इस अभिक्रिया में उत्पाद पुनः संयोजित होकर क्रियाकारक करते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें पुनः संयोजित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या उत्पाद जो होते हैं वो पुनः संयोजित होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उत्पाद जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वह पुनः संयोजित क्या होते हैं, नहीं होते हैं। बस इतना दिमाग में रखिएगा, समझ में आ रहा है ना, कि यह पुनः उत्पाद संयोजित होते हैं और ये संयोजित नहीं होते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखिए, और क्या करिए, और उन मेरे भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 में बैठने वाले हैं और वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम नीचे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला इसका प्रकार क्या है, अगला प्रकार तीसरा क्या है, इसको देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, और वो भी केवल ओनली अंतर बताने वाले, एक अंतर बताने वाले प्रश्न। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, यानी अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है, कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये अभिक्रियाएं पूर्णतया को प्राप्त करती है, यानी पूर्ण हो जाती हैं। समझ में आ रहा है ना, इसका उदाहरण भी दे देंगे यहाँ पर, इसका भी उदाहरण दे देंगे, दोनों का दे देंगे। यहाँ पर देखिए PCl5 को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों
साइड में तीर लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी और इधर भी, ठीक। गर्म कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं, तो यानी दोनों तरह से ये रिवर्स मतलब ये रिएक्शन हो रहा है। इधर भी उत्पाद को भी पुनः बना रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, CaCO3 जो है उसको गर्म कर रहे हैं तो CaO और प्लस CO2 में विभाजित हो जा रहा है, यानी बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यह एक तीर दिखाता है और ये क्या, तो ये दोनों तीर दिखाता है। समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल आपको उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल, अब चलते हैं दूसरे किसी क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर अगला जो आपके किताब का होगा वो क्या है, तो इसमें देखिए ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार ये आपका क्या है, तो क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ऊष्मीय वियोजन और कह रहा है आयनिक वियोजन में अंतर लिखिए, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन दोनों में आपको अंतर बताने से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है कि ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, और ये क्या है यहाँ पर आयनिक वियोजन, ठीक है। ये आयनिक क्या है, वियोजन है मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। अब इसको भी आप उत्तर में क्या लिखिएगा, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग डालिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा, उसमें इस तरह से खींच लीजिएगा। खींचने के बाद क्या करेंगे, इसमें पहला लिखिएगा, इसमें भी पहला लिखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, और ये क्या है, आयनिक वियोजन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हम चलते हैं फर्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट को लेकर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ऊष्मीय वियोजन कह रहा है कि ऊष्मा के द्वारा होता है, ठीक। ऊष्मीय वियोजन जो होता है, ठीक, अच्छी बात है कि ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। सबसे पहले तो यही हम दे देंगे। फिर आयनिक वियोजन क्या है, तो आप सीधा बताइएगा कि आयनिक वियोजन जो होता है विलयन के बनने से होता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊष्मीय वियोजन क्या है, तो आप बताइएगा ये ऊष्मा के द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो इसके द्वारा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये विलयन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको कंप्लीटली रूप से समझ में आ गया। आप सेकंड नंबर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होते हैं, ठीक है। उसमें वियोजन में उत्पाद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उदासीन अणु होते हैं। और इसमें क्या होता है, आयनिक में मेरे प्यारे बच्चों, तो आयनिक वियोजन में जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। तो आयनिक में आयन होते हैं और इसमें उदासीन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की अगले प्रकार की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, आपको 4 कंप्लीटेड रूप से याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगला नंबर क्या है, तो ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होते हैं, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन के लिए कोई किसी प्रकार का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आयनिक वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों बात, आयनिक वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, दोनों में। आगे बात यह है कि ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो आयनिक वियोजन में उत्पाद जो होते हैं वो पृथक नहीं किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ में आ गया ये भी अंतर। ये भी अगर तैयार कर लेते हैं तो मार्क आता है, तो ये 4 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में, ठीक है। तो ये साइंस का अहम और इम्पोर्टेंट जो अंतर दिखाने वाले प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अगले यहाँ पर उदाहरण भी दे करके इसको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। तो और दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए कि कपड़ा धोने के साबुन तथा नहाने के साबुन में क्या अंतर है। कितना बढ़िया भी पूछा है, ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि कपड़ा धोने के साबुन तथा नहाने के साबुन में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर दे भी रहा है कि डिफरेंट बिटवीन बाथ सॉप एंड वाश सॉप, ठीक। दोनों का मतलब क्या होता है, तो यहाँ कपड़ा धोने वाला साबुन एक में लिखेंगे, एक में नहाने वाला साबुन लिखेंगे, ठीक है। नहाने का साबुन, साबुन कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, साबुन बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये समझने का पड़ेगा, कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है, यहाँ पर पहला बात कि घटिया किस्म के तेल या वसा से बनाए जाते हैं, ठीक है। यह बहुत ही बेकार तरह के मतलब तेल और वसा से इसको क्या किया जाता है, इसका निर्माण किए जाते हैं। इसमें क्या है, तो उच्च कोटि का तेल लाई का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना। इसमें उच्च कोटि का तेल लगाया जाता है, इसमें लगता है बनने में। तो इसका मतलब नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अंतर है। अंतर यही दिखा रहा है कि इसमें घटिया किस्म के तेल लगाए जाते हैं और इसमें तो उच्च कोटि के तेल लगाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात बढ़ रहे हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, अगला क्या है आपका दूसरा, तो दूसरा आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दूसरा जो दे रहा है, कपड़ा धोने के साबुन में पूरक पदार्थ जैसे स्टार्च, सोडियम सिलिकेट आदि मिले रहते हैं, ठीक है। लेकिन नहाने के साबुन में पूरक पदार्थ नहीं मिले रहते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा झाग उत्पन्न कराना होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे ना। लेकिन इसमें क्या होता है, नहाने वाले में कोई विशेष मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आगे जो बढ़ रहे हैं, ये प्रायः अभिरुचिकर गंध को
दबाने के लिए सामान्य प्रकार की सुगंध मिलती है। इसमें सिंपल सुगंध मिलती है, इसमें क्या होता है अच्छे प्रकार की सुगंध मिलती है, नहाने वाले में अच्छे प्रकार के सुगंध मिलते हैं। ठीक है, और एक बता दे रहे हैं आपको कि कपड़ा धोने के साबुन जो हानिकारक क्षार मिला होता है, समझ रहे हैं ना, कपड़ा धोने के साबुन में हानिकारक क्षार मिला होता है। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देख रहे हैं नहाने वाले साबुन में जो होता है वह नहाने के साबुन में हानिकारक क्षार नहीं मिला होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार आपको 4 ही बस बताना है मेरे प्यारे बच्चों, दे दिया है 5 तो 5 भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम तो बस इतना ही बता देंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसलिए इसको भी जान लीजिए। यह प्रायः कठोर होता है, समझ रहे हैं ना, ये कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है कठोर होता है क्योंकि इसे कास्टिक सोडा से बनते हैं। ठीक है, कपड़ा धोने वाला साबुन जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो आप जानते हैं कास्टिक सोडा से बनते हैं, कास्टिक सोडा से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि यह प्रायः मृदु होता है क्योंकि इसे कास्टिक पोटाश से बनते हैं, समझ रहे हैं, ये कास्टिक पोटाश से बनता है जो नहाने वाला साबुन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला नंबर जो आपका दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बायोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न आ गया आपका, क्योंकि बायोलॉजी भी इसमें आता भी है, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए स्वपोषित पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, विषम पोषी जो दूसरे पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको आप कैसे बता सकते हैं, इसको सिंपली कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है, ये दोनों अंतर दिखाना है, तो आप दोनों को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर एक एक करके देंगे। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट देंगे हम कि यह पोषण, देखिए ध्यान दें, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधों ये जो होती हैं वो क्या है, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ विषम पोषी में क्या होता है, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण जैसे शाकाहारी मांसाहारी जीव, ये सब। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य क्या है, तो विषम पोषी, ये कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरे पर आश्रित रहता है। लेकिन पेड़ पौधे जो है वो क्या है, स्वपोषी है मेरे प्यारे बच्चों, बस इसको दिमाग में ये बना लीजिएगा। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं हम यहाँ पे अंतर दिखाने वाले प्रश्न में। तो अंतर दिखाने वाले दूसरा नंबर प्रश्न जो है, इस पोषण में CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश तथा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में CO2 का निर्माण होता है, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, समझ रहे ना। या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश पौधे जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। फिर आगे है विषम पोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक, बल्कि विषम पोषी पोषण में ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश से हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। फिर आगे तीसरा नंबर जो अंतर है कि यह पोषण हरे पेड़ पौधे या साइनो बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है, समझ रहे हैं ना, ये पेड़ पौधों में होता है, हरे पेड़ पौधों में। यह पोषण जो होता है प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। ठीक है, विषम पोषी वाला। ठीक है, ये विषम पोषी वाला है। चलिए कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं 10। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी है क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है, मतलब कहने का मतलब किताब, पूरा किताब का हम अंतर वाले प्रश्न को लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक जा पहुँचे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बता दें कि शाम को हम 7:30 बजे लगभग लाइव रहते हैं। अगर आपको लगभग पढ़ना है लाइव सेशन को तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप भी लाइव ज्वाइन होकर के पढ़ सकें। ठीक है, ये भी आप देखते चलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि लाइजम, देख रहे हैं ना, जाइलम है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, जाइलम तथा फ्लोएम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है। ठीक है, ये 30% डिस्काउंट के साथ हम बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, तो देखिए जाइलम है और फ्लोएम है, इन दोनों में अंतर को हमें स्पष्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और ताकि आपको क्लियरली दिख सके मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो सके। कह रहा है कि जाइलम जो होता है जड़ से पत्तियों तक तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं, समझ रहे, प्रवाहित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोड़ दिया है, प्रवाहित करते हैं। फिर ये दूसरा है कि फ्लोएम भोजन पदार्थों की घुनी
अवस्था में पत्तियों में पादपों के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करता है। समझ रहे ना। फिर कह रहा है यहाँ पर कि जाइलम में पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, ठीक है, जो मृत ऊतक है। फिर यहाँ पर कह रहा है फ्लोएम में पदार्थ का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर जो दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई 3 या 4 याद रखना है बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन कह रहा है कि पूल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। यह पत्तियों की कोशिकाओं के जल अणुओं के बीच ये वाष्पीकरण से स्वतंत्र खिंचाव के कारण होता है। समझ रहे हैं ना। नीचे से लेकर के पानी जब चलता है, नीचे दिया जाता है, उसको सिंचाई होती है तो ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक, इसके वजह से। फिर स्थानांतरण में पदार्थ को फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है, जो फ्लोएम से पदार्थ को ऊतकों की और भोजन भेजता है, ठीक है, जिसमें दाब कम होता है। फिर अगला नंबर जो चौथा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अपना इंपॉर्टेंट देख करके अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा ताकि परीक्षा में भूल न सके। कह रहा है जल का परिवहन सरल भौतिकी गति के उत्सर्जन होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होता है। समझ लें, एटीपी की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है, इसमें एटीपी की आवश्यकता होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि फ्लोएम में स्थानांतरण सक्रिय होता है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे जो अंतर वाला प्रश्न आपका है धमनी शिरा में, देखिए ये बोर्ड में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में 2018 में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए, ठीक है। धमनी और शिरा में आपको अंतर बताना है। आप कैसे बताएंगे धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। तो चलिए हम धमनी और शिरा में अंतर को लेते हैं। अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से है। देखिए पहले लिख लेंगे धमनी, दूसरा में लिख लेंगे शिरा। पहला यहाँ पर देख रहे हैं कि रुधिर को हृदय से देख रहे हैं रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों को ले जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब रुधिर को क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों को ले जाती है, ठीक। ये धमनी एक काम करती है। फिर शिरा क्या होता है कि विभिन्न ऊतकों व अंगों से रक्त हृदय में लाती है, ठीक है। ये क्या करती है, ऊतकों से जो रक्त होता है उसको कहाँ लाती है, हृदय में लाती है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको बना लीजिएगा, दिमाग में बनाए रखिएगा कंसंट्रेशन, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक। चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला इसका प्रकार है, इसकी दीवार मोटी, पेशी अधिक लचीली और चिपकने वाली होती है, ठीक है। इसका क्या है दूसरा, तो इसकी दीवार पतली, कम पेशीय तथा न के बराबर लचीली और चिपकले होती है, ठीक है, यानी शिरा में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें देख रहे हैं इसमें कपाट होते हैं। इसमें रक्त अधिक दाब व झटके के साथ तेजी गति करता है और इसमें रक्त कम दाब के साथ धीमी गति करता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये कहीं रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये श्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। ये 19 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वास तथा श्वसन में अंतर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट, यहाँ 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट कॉलम में आप लिख लीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि यह एक भौतिक क्रिया है और इसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरह से बताएंगे। दूसरा क्या है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऊर्जा नहीं निकलती है इसमें, ठीक है, और इसमें ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर यह क्या है, यह क्रिया श्वसन अंगों की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया जो होता है श्वसन अंगों की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इस तरह से बता देंगे इसको। फिर अगला नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों चौथा और 5वां, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 4 तो आपसे पूछता ही है। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस क्रिया में एंजाइमों की उपस्थिति कारण ये क्रिया होती है। फिर 5वां दिया, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है। इस तरह से आप दिमाग में बनाए रखिएगा और इसको कंप्लीटली रूप से कर लीजिएगा, ठीक तैयार। अब देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसमें अंतर बता रहा है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही वीडियो में पूरे विज्ञान का अंतर वाले प्रश्न कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे रुधिर है, ब्लड जिसको कहते हैं, और ये क्या है, लसिका। कह रहा है कि लसिका ये छना हुआ रुधिर है, ठीक है, यानी ये रुधिर जो होता है वो पूरा ब्लड होता है और ये केवल छना हुआ होता है, समझ रहे ना। यह गहरे लाल रंग का होता है, समझ रहे ना ये, और यह रंगीन तरल ऊतक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
तीसरा नंबर इसमें अंतर क्या दे सकते हैं कि आरबीसी उपस्थित होती है, समझ रहे ना, और यहाँ पर क्या है तो आरबीसी अनुपस्थित होती है। ये क्या है, यहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें क्या होता है प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है और इसमें क्या है तो लिम्फोसाइट की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक, इस टाइप से आप लोग इसको बता सकते हैं। और बस रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। एक और लिख लीजिए कोई भी जो पसंद आए। रुधिर में CO2 तथा ये उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है और लसिका में CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है आपका, बस ध्यान में रखिएगा, CBSE में 2013 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी में भी आ सकता है। प्रत्येक का एक उदाहरण देकर जैव निम्नलिखित तथा अजैव निम्नलिखित पदार्थों के बीच विभेदन कीजिए और इसका अधिकार, यानी कुल मिला जुला कीजिए, विभेदन करने के लिए कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना हम क्यों परेशान हो और ज़्यादा टाइम क्यों लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैव निम्नलिखित एक है और एक अजैव निम्नलिखित है। अब इसमें अंतर पूछ रहा है, तो वे पदार्थ जिसका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा होता है जैव निम्नलिखित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण दे देंगे, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, फलों, सब्जियों तथा उसके छिलके। ठीक है, यहाँ पर अजैव क्या होते हैं तो वे पदार्थ जिसका अपघटन जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होते हैं, समझ रहे हैं, नहीं हो पाते हैं, अजैव निम्नलिखित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण पॉलीथीन, प्लास्टिक, कचरे, ये सब दूध। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी में आसानी से नहीं गलते हैं। ठीक है, अगला नंबर दूसरा है कि यहाँ पर दे रहा है दूसरा अंतर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा है, इसका यहाँ पर अपमार्जन जीवाणु तथा कवक कहलाते हैं। और वे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा इसमें क्या कर रहा है, तो दूसरा के लिए नीचे चलना होगा थोड़ा सा। ठीक है, वे पदार्थ यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर छूट गया है, ये दूसरा होगा। कह रहा है कि वे पदार्थ अक्रिय होते हैं, इसलिए इसका अपमार्जक जीवाणु तथा कवक द्वारा नहीं हो पाता है। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं हम कि समय आपका 16 मिनट हो गया है, कोई 21 मिनट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपका जो ये सेशन है इसमें का देख रहे हैं और कौन कौन सा महत्वपूर्ण ये दो छूट रहा है, दोनों को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है कि विद्युत मोटर जनित्र में क्या अंतर है। ठीक है, मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम अंतर बस बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 19-20 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर में और जनित्र में, ठीक है, विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत मोटर जनित्र में अंतर। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहला देख रहे हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ रहे ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या मोटर करता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर विद्युत जनित्र क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। और यहाँ पर कह रहा है कि इसके द्वारा, यहाँ पर ये दूसरा है, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यह कह रहा है कि इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। इसमें कह रहा है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीटली ये खत्म हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और दीजिए मुझे को इजाज़त। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।